पिछले पार्ट में हमने देखा कि असैसन की टीम लॉ इन्फोर्समेंट टीम के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तभी वहां बीच में फैंग की एंट्री होती है और वो एक झटके में ही ज्यादातर असैसन्स को खत्म कर देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लास्ट बचे हुए असैसन के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वो बड़े आराम से उस असैसन के अटैक को रोक रहा होता है, जिसे देखकर लीडर कहने लगता है, आखिरकार इसे वो असैसन कैसे दिख पा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसे देखकर वो पास में खड़ी लड़की भी कहने लगती है, लेकिन इसकी रैंक तो नोविस रैंक मार्शल आर्टिस्ट है, फिर ये उन असैसन को कैसे देख पा रहा है। फिर हमें पता चलता है कि फैंग अपने मिरर स्पेस में मिरर के अंदर उस असैसन की परछाई को देख रहा होता है और कहने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिरर के अंदर ये सब कुछ भी पॉसिबल है। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि मिरर के अंदर हर किसी की छाया दिखाई देती है, चाहे वो कितना भी ज्यादा क्यों न छिपा हुआ हो। पर क्या तुम्हारी वीक दिखने की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है, इसीलिए जल्दी से इसको खत्म कर दो। तो मिस मिरर की ऐसी बात सुनते ही तुरंत फैंग अपनी रैंक 1 मार्शल टेक्निक स्लैश का यूज करते हुए उस असैसन को एक ही झटके में खत्म कर देता है और उसके पास खड़ा होकर कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम था। और फिर थके हुए होने की एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, आखिरकार मैं जीत ही गया, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। पर तभी फैंग देखता है कि लॉ इन्फोर्समेंट टीम के मेंबर उसकी ओर बढ़ रहे होते और वो कह रहे होते, आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया, तुम असैसन को कैसे देख पा रहे थे। तो फैंग हंसते हुए कहने लगता है, अरे मेरी नाक बहुत तेज है, इसीलिए मैंने उनकी सुगंध सूंघकर उनकी स्थिति का पता लगा लिया था। फैंग की ये बात सुनकर भूरे बालों वाला लड़का कहने लगता है, क्या ऐसा भी किया जा सकता था। पर इधर हम देखते हैं कि सुन अपने टीम मेंबर को संभाल रही होती है और उसे ट्रीट कर रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, ये सब लोग तो असैसन थे, इनके अंदर स्मेल कैसे आ सकती है, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी लीडर कहने लगता है, ठीक है, यहाँ पर मिशन कंप्लीट होता है, जाओ वेई को अभी ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमें जल्दी से हेडक्वार्टर वापस जाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें लॉ इन्फोर्समेंट टीम के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मेंबर्स बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ जाओ वेन आ जाता है और उसे देखते हुए लीडर कहने लगता है, जाओ वेन, आखिरकार तुम्हारी बॉडी कैसी है। तो ये सुनकर जाओ कहने लगता है, लकीली मुझे किसी वाइटल एरिया पर चोट नहीं लगी थी, इसीलिए लकीली सुन ने मुझे टाइम पर बचा लिया और ट्रीटमेंट दे दिया, जिस वजह से मैं अभी सही हूँ और थोड़ा सा मीट खाने के बाद मैं मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। फिर लीडर कहने लगता है, थैंक यू ब्रदर फैंग यून, अगर तुम वहां पर नहीं आते तो हम पक्का ही सारे के सारे लोग वहां मर जाते। जाओ भाई, तुम्हें भी इसे थैंक्स कहना चाहिए। तो फैंग जल्दी से कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं किसी तरह से उनके साथ लड़ पाया, अगर उनके पास डार्क टैलेंट नहीं होता तो तुम उन्हें पहले ही मार चुके होते। तो ये सुनते हुए सुन कहने लगती है, इस बार हम जहाँ गए थे वो एक ट्रैप था और हम उसमें फंस गए, इसका मतलब ये है कि हमारे वहां जाने की इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक कर दी गई थी। तभी टीम लीडर कहने लगता है, ब्रदर फैंग यून, मैंने पहले ही तुम्हारे मिशन के रिजल्ट स्टार साइन स्कूल के मिशन सिस्टम के अंदर सबमिट करा दिए, इसीलिए तुम खाना खाकर वापस से स्कूल जा सकते हो। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है, ठीक है, वैसे मैंने खाना खा लिया है, इसीलिए मुझे अभी निकलना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग हेडक्वार्टर से बाहर आ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वहाँ पे जैसे ही इन्फॉर्मेशन लीक होने की बात आई तभी लीडर ने मुझे बाहर भेज दिया। वैसे मैं भी वहाँ और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि अगर मैं वहाँ रुकता तो मैं और ज्यादा ट्रबल मैटर में घुस सकता था। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर स्टार साइन स्कूल फैंग यून की डोरमेट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर फैंग अपने मिरर स्पेस में मिरर के अंदर उन असैसन्स में से एक असैसन को प्रोजेक्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है, सच में कितनी ज्यादा बुरी बात है कि इन असैसन के पास सिर्फ एक नोविस रैंक डार्क टैलेंट है, अगर इनके पास कोई हाई लेवल का डार्क टैलेंट होता तो मजा ही आ जाता। तो फैंग की ऐसी बात सुनकर मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, तुम्हें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि डार्क टैलेंट सच में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और वैसे भी तुम्हें अभी और 4 असैसन से डार्क टैलेंट मिलने वाला है और जब ये एक बार सारे मिल जाएंगे तो उसके बाद ये लगभग इंटरमीडिएट रैंक के टैलेंट बन जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मिस मिरर से पूछने लगता है, आखिरकार ये फ्यूज होने के बाद कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मिस मिरर उसे बताने लगती है, अगर ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि इसके बाद तुम एक पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को भी आराम से हरा सकते हो। तो फैंग अपनी स्वाड को ऊपर करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ठीक है, फिर अपनी फाइट को शुरू करते हैं। और फिर हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग एक गली में जा रहा होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये डार्क युआन क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि गोल्ड टैलेंट से मुझे शार्पनेस, वाटर टैलेंट से मुझे सॉफ्टनेस, विंड टैलेंट से मुझे क्विकनेस, ये तीनों ही टैलेंट की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा शांति महसूस होती है। पर जब से मैंने डार्क एट्रीब्यूट को कल्टीवेट किया है इस टेक्निक की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ब्लेंड होता जा रहा हूँ।
और फिर फैंग अपने डार्क एट्रीब्यूट टैलेंट को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से वो आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर घुलने लगता है। फिर फैंग वहां से जाते हुए कहने लगता है, नेवर माइंड, वैसे भी मैंने 2000 पॉइंट गेदर कर लिए हैं, इसलिए अब मुझे सीधे सैंड टावर जाना चाहिए और वहीं पर जाकर कल्टीवेशन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें स्टार साइन स्कूल का सैंड टावर दिखाया जाता है, जिसके पास फैंग धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। और वो गेट के पास जैसे ही आता है तभी वहां नोटिफिकेशन आता है, फैंग यून तुम्हारे पास 2400 पॉइंट है। तो फैंग दरवाजे के अंदर एंटर हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मशीन लगी हुई होती है, जो कि युआन क्यू को गैदर कर रही होती है। तो उस मशीन को देखते हुए फैंग कहने लगता है, इसी मशीन की वजह से बहुत सारी युआन एनर्जी यहाँ गैदर होती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन कर पाते हैं। फिर फैंग एक कल्टीवेशन रूम की ओर बढ़ने लगता है और फिर उसके अंदर जाकर वो देखता है कि उसके अंदर एक चक्र बना हुआ होता है, जो कि युआन एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है। तो फैंग उस चक्र के बीच में बैठकर कहने लगता है, यहाँ पर हेवन और अर्थ की युआन की सच में बहुत ही ज्यादा आ रही है, इतनी तो बाहर कभी भी नहीं आ सकती, इसीलिए लोग यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं। सच में ये कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। तभी हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर सोख रहा होता है। और फिर हमें दूसरे दरवाजे के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहने लगता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, टावर के अंदर युआन क्यों इतनी ज्यादा कम क्यों आ रही है, ऐसा तो यहाँ कभी भी नहीं होता है। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग बैठकर कल्टीवेशन कर रहा ही होता है और फिर वो अपनी आंख खोलकर कहने लगता है, सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कॉम्बैट एजिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो खुश होते हुए खड़ा होकर कहने लगता है, मुझे और भी तेजी से स्ट्रोंग होना होगा, इसके लिए मुझे 3rd फ्लोर की ओर बढ़ना चाहिए। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग 3rd फ्लोर की ओर बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे मुझे 3rd फ्लोर पर 1 घंटे कल्टीवेशन करने के लिए 1000 पॉइंट की जरूरत होगी, इस हिसाब से मैं वहां पर 2 घंटे और कल्टीवेट कर सकता हूँ। और जब फैंग आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि 3rd फ्लोर पर बहुत सारे कल्टीवेशन दरवाजे बने हुए होते हैं। तो वो एक दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपना कार्ड उसकी ओर करने लगता है, तभी उसे आवाज आती है, बच्चे। तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ होता है, जो कि उससे कह रहा होता है, तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता क्या, हाई लेवल के फ्लोर्स पर जाने के लिए तुम्हें रिजर्वेशन करवाना होता है। तो फैंग उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या रिजर्वेशन, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो लड़का कहने लगता है, ऑफ कोर्स, तुम जैसे ही सैंड टावर के हाई लेवल पर जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर बहुत ही कम रूम्स मिलते हैं, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर रिजर्वेशन करवाना ही होता है। क्या तुम्हें पता भी है कि वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए लोगों की कितनी लंबी कतार लगती है। तो फैंग उससे पूछने लगता है, आखिरकार मुझे क्या करना होगा रिजर्वेशन करवाने के लिए। तो लड़का फैंग से कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें मुझसे इसका रिजर्वेशन करना होगा। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि फैंग अपने एक खतरनाक वार के साथ एक पंच उस लड़के के सीने पर मार देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। तो फैंग उससे कहता है, एक कमरे को रिजर्व करने के लिए मुझे कितने पॉइंट की जरूरत होगी। तो वो लड़का कहने लगता है, 1000। और वो दर्द के मारे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तो फैंग उससे कहने लगता है, मुझे 1000 पॉइंट अभी चाहिए। और फैंग उसका 1000 पॉइंट लेकर कहने लगता है, थैंक यू तुम्हारे 1000 पॉइंट के लिए। और फिर अपने मन में सोचता है, इस 1000 पॉइंट के साथ मैं 3 घंटे तक कल्टीवेट कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहने लगता है, ब्रोदर प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर फैंग जब अपने कार्ड को वापस से उस दरवाजे के ऊपर रखने लगता है, तभी उससे फिर से पीछे से आवाज आती है, स्टॉप। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे 2 लड़के खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर फैंग कहने लगता है, क्या दोबारा से, आखिरकार ये मुझे कितना परेशान करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि 2 एक जैसे दिखने वाले लड़के उधर आ रहे होते हैं। उनमें से एक कहने लगता है, मैंने सुना था कि युआन टावर के अंदर लोग प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा कर रहे हैं, आखिरकार हमने तुझे पकड़ ही लिया। तभी फैंग के सामने का दरवाजा खुल जाता है और फैंग उनकी ओर देखकर एक इविल स्माइल देता है और जल्दी से उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, हे स्टॉप, क्या तूने सुना नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। और वो उछलकर उस दरवाजे पर लाते मारने लगता है। तो उसके पास में खड़ा हुआ दूसरा लड़का कहने लगता है, सच में मेरा छोटा भाई बहुत ही ज्यादा डम है, क्योंकि उसे पता है कि ये इस दरवाजे को कभी भी नहीं तोड़ सकता। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अंदर जाकर उन दोनों लड़कों को अपने मिरर स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उनमें से एक का नाम चैन मिंग और एक का नाम चैन सैन होता है, जिन दोनों की एज ही 22 ईयर्स ओल्ड होती है, क्योंकि वो दोनों ट्विंस होते हैं। और उनके पास इंटरमीडिएट स्वाड टैलेंट होता है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है, मैंने इन लोगों का नाम पहले स्टार साइन अकेडमी की पावर रैंकिंग में देखा था। ओ हाँ, ये तो नंबर 18 और नंबर 19
रैंकिंग के लड़के हैं जिन्हें की ट्विन स्टार स्वाड का टाइटल भी मिला हुआ है। तभी मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, इंटरमीडिएट स्वाड टैलेंट तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सुनकर फैंग भी कहने लगता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में स्पेशल टैलेंट्स भी होता है। अगर मैं स्वाड विल को सीख गया तो मेरे नॉर्मल अटैक भी बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगे। और फिर फैंग कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, मुझे कल्टीवेशन करते समय ही ग्राइंडिंग भी करनी चाहिए। और फिर हमें मिरर स्पेस में दिखाया जाता है कि वह उन लड़कों के साथ मिरर स्पेस में फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो लड़के फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तो फैंग कहने लगता है, ये दोनों भाई अपने एक दूसरे के मुंह से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है, इसीलिए ये इतनी अच्छी तरह से लड़ पा रहे हैं। पर मैं तो इन्हें एक एक करके भी प्रोजेक्ट कर सकता था, लेकिन ये मिस मिरर जानबूझकर इन दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट कर रही है ताकि मुझे इनके साथ लड़ाई करने में परेशानी हो और मिस मिरर ये देखकर मजे ले सके। ठीक है, फिर अगर यही बात है तो मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और ये कहते हुए फैंग एक और स्वाड को वहां पर प्रोजेक्ट करने लगता है। तभी वो दोनों भाई मिलकर फैंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फैंग अपनी दोनों तलवारों की मदद से उनके अटैक को आराम से रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग उछलकर उनके अटैक को अवॉइड कर रहा होता है और उन दोनों के साथ आराम से लड़ाई कर रहा होता है। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग की कल्टीवेशन पूरी हो गई होती है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक स्वाड उसके सर के अंदर धस रही होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो वहाँ पे बहुत तेज चिल्लाने लगता है। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों भाई बैठे हुए होते हैं और वो कहने लगते हैं, मेरी स्वाड ये तो ऐसा लग रहा है कि उड़कर कहीं जाने ही वाली है। तभी वो मुड़कर पीछे अपनी स्वाड की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार इस स्वाड को हो क्या रहा है, ऐसा तो पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। और फिर वो खड़े होकर कहने लगते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट टावर के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो स्वाड विल को सीख रहा है। तो दूसरा भाई कहने लगता है, नो वे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि कोई स्वाड टैलेंट को भी सीख सकता है, ये कैसे मुमकिन है। पर इधर हम देखते हैं कि फैंग उस स्वाड टैलेंट को अच्छे से सीख गया होता है और उसके साथ साथ उसे रैंक 2 की मार्शल टेक्निक रॉक हैंड भी मिल गई होती है। तो अपनी स्वाड को अपने हाथ में लेते हुए कहने लगता है, सच में इस स्वाड को पकड़ने से ही मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वाड अब मेरी बॉडी का एक पार्ट बन चुकी है। पॉइंट स्टार स्वाड टेक्निक और स्लैश ये दोनों मिलकर मेरी बहुत ही ज्यादा तगड़ी स्वाड टेक्निक बन चुकी है। पर तभी फैंग के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो अपेयर होती है और उसमें नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे सारे पॉइंट कल्टीवेशन में यूज हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारी कल्टीवेशन को बंद किया जा रहा है। ये देखकर फैंग कहने लगता है, क्या इतनी जल्दी? सच में यहाँ 3 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे अभी इसका बेनिफिट मिलने लगा था। फिर हमें एकेडमी लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है, जिसे देखकर फैंग कह रहा होता है, मुझे दोबारा से काम करने की जरूरत है ताकि मैं और ज्यादा स्कूल पॉइंट्स को गैदर कर पाऊं। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, ब्रदर यून। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसकी पिछली स्कूल के स्टूडेंट बाईतियान के साथ उसके 2 साथी भी आ रहे होते हैं, जो कि बाईतियान कहने लगता है, थैंक यू ब्रदर यून, मैं पहले तुम्हें थैंक नहीं कह पाया, लेकिन तुम्हें एग्जाम पास कराने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में हमारी मदद नहीं करते तो हम पक्का ही फेल हो जाते और हमें घर वापस जाना पड़ता। तो ये सुनकर फैंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या तुम्हें मुझे थैंक्स कहने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं मिली थी कि जहाँ कोई नहीं हो? तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन मेरी ओर बढ़ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन तभी वो लड़की आकर फैंग से कहने लगती है, फैंग यून, क्या हम तुम्हारे साथ मिशन कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास स्कूल पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है और हम बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पर पॉइंट्स को कमा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ मिशन करें। तो उनकी बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचने लगता है, इनको साथ रखने का मतलब ये होगा कि मेरी स्पीड को स्लो डाउन करना, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस भी है। इसीलिए वो उस लड़की से कहने लगता है, ठीक है, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, चलो। ये सुनकर वो लड़की भी खुश होते हुए कहने लगती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? तो फैंग मुस्कुराते हुए ने कहने लगता है, हम बहुत ही ज्यादा बड़ा रिवार्ड जीतने जा रहे हैं, तो चलो। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग अटैक पावर टेस्ट रूम के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ होता है, रिकॉर्ड होल्डर जिंगपिंग अटैक रीच्ड 20,023 एट एज 20। तो ये पढ़कर बाई कहने लगता है, ब्रदर यून, आखिरकार हम इन रिकॉर्ड को कैसे तोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी जीनियस द्वारा बनाए गए हैं।
तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर तो हो, लेकिन इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो ये सुनकर फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसीलिए ही तो इसका रिवॉर्ड 100,000 पॉइंट्स है। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टार साइन अकेडमी लॉबी के अंदर बहुत सारे लड़के घूम रहे होते हैं, जिनमें से 2 लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। और उनमें से एक कहने लगता है, आखिरकार ये रूम क्या है? तो दूसरा लड़का उसे बताने लगता है, ये एक ऐसा रूम है जहाँ पर लोग अपनी अटैक पावर को मेजर करते हैं। लेकिन क्या तुमने इस रिकॉर्ड बोर्ड को देखा? ये तो कुछ देखने में ही अलग लग रहा है। क्या किसी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो वो पहले वाला लड़का कहने वाला है, लेकिन इस रिकॉर्ड को तो 10 साल से आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। आखिरकार ये करने वाला कौन लड़का है? पर फिर वो चौंकते हुए उस बोर्ड की ओर उंगली करते हुए कहने लगता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो रिकॉर्ड टूट चुका है, जो कि एक 15 साल के लड़के ने तोड़ा है। और हमें बोर्ड पर बाई तियान चैन का नाम दिखाया जाता है, जो जिसे देखकर वो लड़का कहना लगता है, ये तो बाई तियान चैन है, क्या तुमने इसके बारे में पहले सुना है? तो दूसरा लड़का कहता है, नहीं, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और फिर हमें अटैक टेस्ट रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग और वो तीनों लड़के खड़े हुए होते हैं। तभी फैंग बाई के पास आते हुए कहने लगता है, बाई एक बार चेक करो कि तुम्हें तुम्हारे 100,000 पॉइंट मिले हैं कि नहीं। तो ये सुनकर बाई कहने लगता है, ओह ओके, मैं अभी चेक करता हूँ। और वो जैसे ही अपने कार्ड को एक्टिव करता है तो वो देखता है कि उसके कार्ड के अंदर 100,000 पॉइंट डिपॉजिट कर दिए गए होते हैं। तो वो कहने लगता है, मैं तो अमीर हो गया। ये सुनकर फैंग यांग टैन से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड ले सकता हूँ? तो यांग जल्दी से नीचे झुकते हुए अपने कार्ड को आगे कर देता है और कहने लगता है, ये लो ब्रदर यून। और फैंग उस कार्ड को मशीन के अंदर डालते हुए कहने लगता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। और हम देखते हैं कि फैंग अपने अंदर वापस से बहुत सारी QI एनर्जी को गैदर करने लगता है और उस QI एनर्जी की मदद से एक खतरनाक अटैक उस मशीन के ऊपर करता है। और अटैक करते ही वो कहने लगता है, ओह क्रैप, ये मैंने क्या कर दिया? और हमें मशीन पर उसके अटैक पावर को दिखाया जाता है, जो कि 20,257 हो गई होती है। जिसे देखकर फैंग कहने लगता है, मैं अपनी पावर को कंट्रोल करना भूल गया था, इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया है। जिसे देखकर वो सारे चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या फैंग इतना ज्यादा ताकतवर है? हमें पता नहीं था। और फिर हमें अटैक पावर टेस्ट रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भी सभी लोग चौंके हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या रिकॉर्ड दोबारा से टूट गया है? आखिरकार ये यांग टैन है कौन जिसने इस रिकॉर्ड को तुरंत ही तोड़ दिया? पर इधर हम फैंग को देखते हैं, जो कि इस लड़की से कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हारा कार्ड भी ले सकता हूँ? तो वो लड़की कहने लगती है, थैंक यू फैंग यून, तुम इस कार्ड को ले सकते हो। और हम देखते हैं कि फैंग वापस से कार्ड को मशीन में डालकर एक खतरनाक अटैक उस मशीन के ऊपर कर देता है और वापस से मशीन में अटैक पावर दिखाई जाती है, जो कि 20,267 होती है। जिसे देखकर फैंग कहने लगता है, इस बार मैं अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाया था। लेकिन रूम के बाहर का सीन तो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वहां पर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं, क्या ये रिकॉर्ड तो वापस से टूट गया? इस बार तो ये कोई लड़की है। सच में हमारी इस एकेडमी में इतने ज्यादा जीनियस आए हैं इस बार, जिन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। तभी उन लोगों के पीछे से टीचर्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर एक लड़का कहने लगता है, टीचर्स लोग यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए सभी शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि एकेडमी के टीचर उसी ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहने लगता है, आखिरकार वो लड़के कहाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट एक साथ उस रूम की ओर इशारा करते हुए कहने लगते हैं, वो सारे स्टूडेंट अंदर है जिन्होंने इन रिकॉर्ड को तोड़ा है। तभी हम देखते हैं कि रूम का दरवाजा खुलता है और बाईतियान और वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो सारे कहने लगते हैं, ये वही है, यही है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो टीचर भी उन्हें देखकर कहने लगता है, क्या वो लोग तुम ही हो जिन्होंने इन रिकॉर्ड्स को तोड़ा है? और हम देख सकते हैं कि बाई के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई होती है, लेकिन वो कह देता है, हाँ वो लोग हम ही है जिन्होंने इन रिकॉर्ड को तोड़ा है। इधर हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपना डार्क टैलेंट का यूज करके वहां से निकल गया होता है और वो कहने लगता है, मेरे डार्क टैलेंट की वजह से मैं यहाँ से आराम से निकल पाया। सच में इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मुझे किसी ने भी यहाँ पे डिस्कवर नहीं किया। और इन तीनों से मुझे 50-50 हजार पॉइंट मिल चुके हैं, इसीलिए अब मेरे पास 1.5 लाख पॉइंट हो चुके हैं। और जबकि मेरा नाम उस बोर्ड पर नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को लोकी भी रख पाया, इसीलिए इतने पॉइंट ही मेरे लिए बहुत है। फिर हमें सेंट युआन टावर के 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग को देखकर वो तीनों हाई कर रहे होते हैं और उसके पास आकर फैंग से कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पे 1 घंटे कल्टीवेशन करने के लिए 10,000 पॉइंट देने होंगे। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 5 घंटे तक कल्टीवेट कर सकते हैं। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, ब्रदर यून, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो सच में अगर हम अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालकर पूरी जिंदगी यहाँ पर काम करते तो भी इतने ज्यादा पॉइंट नहीं कमा सकते थे। तभी वो लड़की भी
फैंग से कहने लगती है, ब्रदर फैंग, क्या तुमने हमें इतने सारे पॉइंट फ्री में दे दिए, क्या ये सही रहेगा? तो फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की ताकि तुम भी स्ट्रोंग हो पाओ और आगे जाकर जब मुझे जरूरत पड़े तो तुम मेरी मदद कर पाओ। तो फैंग की बात सुनकर बाई खुशी से कहने लगता है, भाई फैंग, हम यहाँ पर 5 घंटे कल्टीवेट करने के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि मैं पक्का ही मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। तो उसके साथ वाला लड़का कहने लगता है, ब्रोदर, तुम्हारे पास तो इतने सारे पॉइंट है कि तुम 15 घंटे तक कल्टीवेट कर सकते हो, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आज पक्का ही इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे और जब टाइम आएगा तो तुम्हारे लिए मिशन करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और फिर वो चारों एक साथ कहने लगते हैं, फाइटिंग, अब हम साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं। फिर हमें 9 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर फैंग लगातार कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी जब वो आंख खोलता है तो उसकी आंखों के अंदर से QI एनर्जी निकल रही होती है और उसकी रैंक 2 डार्क टाइप स्किल अब इवोल्व हो चुकी होती है। और फिर फैंग खुशी से उछलता हुआ कहने लगता है, मैंने आज इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट में ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसीलिए अभी मेरी पावर और भी ज्यादा हो गई है और अब मेरी डार्क युआन को एब्जॉर्ब करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। इसीलिए अब मुझे वाटर और विंड एट्रीब्यूट के लिए कोई टेक्निक ढूंढनी चाहिए ताकि मैं आराम से इनको भी आगे बढ़ा पाऊं, जो कि मुझे वाटर को एब्जॉर्ब करने और विंड की मदद से मुझे फास्ट जाने में मदद करेगा। और अगर मैं इसी स्पीड से कल्टीवेशन करता रहा तो मैं जल्दी ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा और वो टाइम भी जल्दी याद आएगा जब मैं 108 पर उड़ पाऊंगा। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग 3rd फ्लोर से बाहर आ रहा होता है और वो अपने स्कूल कार्ड को देखते हुए कहने लगता है, मेरे पास 60,300 पॉइंट बचे हैं जिनकी मदद से मैं 6 घंटे और कल्टीवेशन कर सकता हूँ। मैंने पहले ही 9 घंटे तक कल्टीवेशन कर लिया है। सच में इस युआन टावर में टाइम बहुत ही स्पीड से निकलता है, इसलिए मुझे इन बचे हुए पॉइंट को सेव करके रखना होगा ताकि जब भी मुझे कोई नई एट्रीब्यूट स्किल मिले तो मैं उसको बढ़ाने के लिए इन पॉइंट्स का यूज कर पाऊँ। तभी फैंग के पीछे से आवाज आती, ब्रोदर यून, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बाई तियान खड़ा हुआ होता है जो कि उससे कह रहा होता है, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। तो फैंग अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, इसने तो सिर्फ 5 घंटे ही कल्टीवेशन किया होगा। तो फैंग बाई से पूछने लगता है, यांग टियान और माऊ कहाँ चले गए हैं? फैंग की बात सुनकर बाई जवाब देने लगता है, उनको लेसन अटेंड करने थे इसीलिए वो यहाँ से जल्दी निकल गए और मेरे पास कोई भी लेसन अटेंड करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे इंतजार में यहीं पर रुका रहा। पर इधर हम देखते हैं कि बाई की ऐसी बात सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो तो फैंग को ऐसा करते हुए देखकर बाई पूछने लगता है, ब्रोदर यून, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? इधर हम देखते हैं कि फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी लेसन अटेंड करने की जरूरत है। सच में मैं अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में ये सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ? तो वो बाई से कहने लगता है, मैं तो पॉइंट अर्न करने के चक्कर में लेसन तो लेना ही भूल गया, इसलिए मैंने अभी तक एक भी लेसन नहीं लिया है। तो बाई ये सुनकर चौंकते हुए कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि स्कूल के लेसन हमें मार्शल टेक्निक और कल्टीवेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारियां देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सुनकर फैंग भी कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसीलिए मुझे जल्दी से जाकर कोई ना कोई लेसन तो अटेंड करना ही चाहिए। और फिर वो वहां से निकलते हुए कहने लगता है, ठीक है, फिर अब मुझे सीधे ही लेसन अटेंड करने जाना होगा और जो भी टीचर मुझे ज्यादा ताकतवर दिखेगा मैं उसे अपने मेरे स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने लेसन्स को पिक कर रहा होता है। तो बाई उसे कह रहा होता है, ये मामिंग टीचर का लेसन है जो कि रैंक 3 और उससे नीचे के फुटवर्क मार्शल टेक्निक्स को बड़े ही आसानी से समझा देते हैं और इनको पिक करने की कॉस्ट भी सिर्फ 100 पॉइंट्स है। और ये वांग टाइन टीचर का लेसन है जो कि रैंक 3 और उससे नीचे के अटैक मार्शल टेक्निक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाते हैं और ये फनी भी बहुत ज्यादा है। तो इधर हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बातें सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। तो वो भाई से कहने लगता है, क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते, मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने दो। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपनी कुर्सी पर बैठकर अंगड़ाइयां लेते हुए कहने लगता है, चलो यहाँ पे टीचर्स को पिक करना तो पूरा हो चुका है। ये देखकर भाई भी शौक हो गया होता है और वो कहने लगता है, ब्रदर यून, तुमने 10 टीचर्स को पिक कर लिया है। वैसे तो तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो, लेकिन तुम्हारे एक साथ इतनी सारी टेक्निक्स को कल्टीवेशन करना क्या ये सही रहेगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हम देखते हैं कि फैंग उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से खड़े होकर जाने लगता है। फिर कहने लगता है, मुझे लेसन अटेंड करने जाना है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो फैंग के पीछे से भाई कहने लगता है, तुमने 10 लेसन्स को पिक किया है जो कि सारे के सारे एक ही टाइम पे है। आखिरकार तुम उन सारे लेसन्स को कैसे करने वाले हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फैंग उसे बताने लगता है, मैं वहां जाकर देखूंगा कि कौन सा लेसन मेरे लिए इंटरेस्टिंग है
और जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लेसन लगेगा मैं उस टीचर की क्लास में रुक जाऊंगा, बाकी को मैं स्किप कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो अपने मन में सोचने लगता है, मैं वहां जाकर देखूंगा कि किस टीचर के पास अच्छी एट्रीब्यूट स्किल है। मैं उसी टीचर को अपने मिरर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट करूंगा और उसकी टेक्निक को गैदर कर लूंगा। और ऐसा करने की वजह से मुझे टीचर्स के लेसन सुनने की भी जरूरत नहीं है और ना ही मेरा टाइम वेस्ट करने की। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां भाई स्कूल के अंदर जाते हुए भाई से कह रहा होता है, मैं थोड़ी देर में ही वापस आने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरा यहाँ इंतजार कर सकते हो। ये सुनकर भाई भी उसकी बात को मान लेता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूँ। तो फैंग ये कहते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और हम पीछे देखते हैं कि भाई वहां पर रो रहा होता है और कहने लगता है, ब्रदर यून, सच में मैं तुमको कभी नहीं समझ सकता। आखिरकार तुम इन 10 लेसन्स को कैसे अटेंड करोगे और कैसे सीखोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हमें 301 नंबर कमरे का सीन दिखाया जाता है, जिसके गेट के सामने फैंग खड़ा हुआ होता है। और जब वो गेट खोल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। तो उसे देखकर फैंग कहने लगता है, ओह, ये टीचर भी सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और फिर वो उन्हीं के साथ वाली लड़की के पास जाकर बैठने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की शर्माते हुए कहने लगती है, ओह ब्रदर यून। इधर हम टीचर को देखते हैं, जो कि फैंग को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, सच में ये लड़का आधे लेसन के बाद यहाँ आया है, सच में ये तो मेरा और खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आधा लेसन स्किप करने की वजह से इसको इस लेसन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इधर हम फैंग के साथ वाली लड़की को देखते हैं, जो कि अपने मन में ही फैंग को देखकर सोच रही होती है, अब तो फैंग मेरे साथ बैठता है, इसीलिए फ्यूचर में हम साथ में ही लेसन अटेंड किया करेंगे। लेकिन तभी वो देखती है कि फैंग अपनी सीट से खड़ा हो गया होता है। तो उसे देखकर वो चौंक जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है, आखिरकार ये इतनी जल्दी क्यों खड़ा हो रहा है, क्या इसने लेसन नहीं सीखना है। और हम देखते हैं कि फैंग क्लास से बाहर जाने लगता है। तो वो टीचर भी उसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, हे यू, लेकिन फैंग उसकी किसी बात को ध्यान नहीं देता और वो मिरर स्पेस के अंदर उस टीचर को प्रोजेक्ट करके उसके बारे में देखने लगता है। फिर फैंग टीचर की टेक्निक्स को देखकर कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे तो इसको ग्राइंड करने में भी बहुत ही ज्यादा आलस आ रहा है। इसके बाद फैंग उस क्लास से निकलकर अगली क्लास 407 के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और 15 मिनट बाद के बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंग ने 9 टीचर्स को प्रोजेक्ट कर लिया होता है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी एट्रीब्यूट टैलेंट नहीं होता। इसीलिए वो कहने लगता है, सच में इस स्कूल के टीचर्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कम है। अब ये मेरे पास एक क्लास टीचर बची है, इसीलिए मुझे जाकर इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके पास कोई एट्रीब्यूट टैलेंट है कि नहीं। और अगर मुझे इससे कोई भी एट्रीब्यूट टैलेंट नहीं मिलता है तो मैं जाकर मिशन करूंगा और ज्यादा स्कूल पॉइंट्स को कमाऊंगा, ताकि मैं आगे जाकर कल्टीवेशन कर पाऊं। और जब फैंग क्लास के अंदर जाता है तो वो देखता है कि क्लास के अंदर टीचर मौजूद नहीं होती। तभी वहां पर टीचर की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत होती है, जो कि क्लास के अंदर आकर कहने लगती है, स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मेरा नाम रैन है। तो उस टीचर को देखकर सारे स्टूडेंट की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने मन में सोचने लगते हैं, ब्यूटी, सच में इतनी सुंदर दिखने वाली मैडम का लेसन लेने के लिए तो मैं कभी भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। ये लेसन तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो टीचर अपने मन में ही सोच रही होती है, ये बंच ऑफ किड्स, ये सारे के सारे मेरे चार्म के अंदर आराम से फंस गए हैं, लेकिन मैं इतनी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, मुझे अपनी ट्रू पावर को दिखाकर इन्हें पूरे कंट्रोल में लेना होगा। पर तभी वो टीचर देखते हैं कि फैंग वहां से खड़ा होकर बाहर जाने लगता है। तो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है, आखिरकार ये मेरे चार्म के अंदर क्यों नहीं फंसा। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग बाहर जाकर कहने लगता है, फाइनली मैंने ढूंढ ही लिया। और जब फैंग उसे अपने मिरर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट करता है तो पता चलता है कि उस टीचर के पास इंटरमीडिएट रैंक वाटर एट्रीब्यूट होता है, जो कि रैंक 3 वाटर एट्रीब्यूट मार्शल टेक्निक होती है। इसलिए वो उसे देखकर फैंग कहने लगता है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, चलो इसे ग्राइंड करते हैं। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, वुड और वाटर एट्रीब्यूट दोनों ही रिकवरी एबिलिटी रखते हो, और अगर तुम्हारे पास ये दोनों होंगे तो तुम फ्यूचर में जब भी कभी इंजर्ड होगे तो तुम्हें तुरंत ही ये दोनों एट्रीब्यूट मिलकर हील कर देंगे। इसलिए तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शरीर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फैंग स्कूल से बाहर आ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं जाकर मिशन करूंगा और मिशन करते हुए ही ग्राइंडिंग करूंगा, ताकि मैं अपना टाइम खराब ना करूं और पॉइंट भी कमाता रहूं। पर तभी फैंग के पास भाई आते हुए कहने लगता है, ब्रोदर, गैस करो कि मैंने किसे देखा है। तो फैंग कहता है, तुमने किसे देखा है, बताओ मुझे। तो भाई फैंग को बताने लगता है, मैंने लिन क्विंग को देखा है, वो पहला पर्सन जिसने मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम को पास किया था और सीधे इस स्टार साइन अकेडमी के अंदर आ गया था। ये सुनकर फैंग भी थोड़ा सोचने लगता है और कहने लगता है, ओह, तो वो
और अपने मन में कहता है वो पहला पर्सन था जिससे मैंने अपने मिरर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट किया था, ऑफ कोर्स मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तो भाई फैंग के पास आकर उसके कान में फुसफुसाने लगता है और कहने लगता है वो तुम्हें ढूंढ रहा था और तुमसे हेल्प मांगने वाला है, इसलिए तुम उसके किसी भी हेल्प करने के लिए एग्री मत होना। ये सुनकर फैंग भाई से पूछने लगता है लेकिन क्यों, हमें उसकी मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। तो भाई उसे बताने लगता है मैंने सुना है कि इनर सिटी के स्टूडेंट उसे जानते हैं और वो तुम्हें हार्म करना चाहते हैं, इसलिए वो मिलकर तुम्हारे ऊपर प्लान बना सकता है, इसलिए तुम्हें उसकी किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करनी चाहिए। तभी उन लोगों के पीछे से आवाज आती है तो तुम ही हो फैंग यून, मैं सही कह रहा हूँ ना। ये आवाज सुनकर फैंग और बाई दोनों चौंक जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने से लिन क्वीन आ रहा होता है और वो कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम स्कूल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर हमें एक बड़ी स्क्रीन पर एक मिशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है किल ऑल स्ट्रॉम टीम्स मेंबर, जो कि एक ब्लैक रैंक का मिशन होता है। तो उसे देखते हुए लिन क्वीन कहने लगता है ये वाला मिशन मेरी फैमिली द्वारा पोस्ट किया गया है, वैसे तो ये ब्लैक रैंक का मिशन है लेकिन इस डिफिकल्टी को ग्राइंड करने के लिए सिर्फ ग्रे रैंक की ही रिक्वायरमेंट है और अगर तुम इसे पूरा कर लोगे तो तुम्हें आसानी से 50,000 पॉइंट मिल सकते हैं। वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो फैंग, तो तुम क्या मेरी हेल्प नहीं करना चाहोगे। तो लिन क्वीन की ऐसी बात सुनकर फैंग उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग अपने मिरर स्पेस के अंदर टीचर रैन को प्रोजेक्ट करके उसके साथ फाइट कर रहा होता है और वो बड़े आराम से टीचर को किल कर देता है, जिसकी वजह से उसे तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है तुमने पहली बार रैन को खत्म कर दिया है, इसलिए तुम्हें रैंक 3 की मार्शल टेक्निक फॉलन फ्लावर पाम मिलती है। तो फैंग की फाइट देखकर मिस मिरर उससे कहने लगती है तुम जब भी औरत के साथ फाइट करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हो, तुम तो औरतों के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हो। वैसे भी तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट सुन एक्सायोमी है, इसीलिए तुम्हें औरतों के सामने इतना ज्यादा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो फैंग मिस मिरर से कहने लगता है उसे हेड गियर पहनाकर मेरे सामने लाना। तो ये सुनकर मिस मिरर फैंग से कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी फ्यूचर में किसी औरत के साथ लड़ाई हुई तो वह हेड गियर पहन कर आएगी। ये सुनकर फैंग कहने लगता है ठीक है तुम उसे यहाँ पर प्रोजेक्ट करने के लिए ला सकती हो, लेकिन पहले मुझे अभी लिन हाउस जाना होगा, इसलिए मुझे पहले वहाँ पर फोकस करना है और देखना है कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें लिन फैमिली के हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग और बाई दोनों खड़े हुए होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ब्रदर यून अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें यहीं पर गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉम टीम एक रोबरी वाली टीम है जो कि लोगों को मारने में 1 मिनट भी नहीं सोचती और मैंने सुना है कि उस टीम के पास अभी 2 हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो ये सुनकर फैंग बाई से कहने लगता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि लिन क्वीन घर के अंदर से बाहर आ रहा होता है और वो कहने लगता है ब्रदर वेलकम, तुम सच में टाइम के बहुत ही ज्यादा पंचुअल हो, जितना कि तुम्हारा कैलिबर है उस हिसाब से मैं इसे एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है वैसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आखिरकार मैं कैसे लेट हो सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं कि वो घर के अंदर जाने लगते हैं। तो वहाँ घर को देखकर फैंग अपने मन में सोच रहा होता है मैंने तो सुना था कि लिन फैमिली को यहाँ इनर सिटी के अंदर मिडिल क्लास फैमिली माना जाता है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रिच है। तभी लिन फैंग को बताने लगता है मेरे अंकल और कुछ गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं जो कि टीम स्टॉर्म के साथ लड़ाई करने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में ही कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। पर तभी फैंग उससे पूछने लगता है लेकिन तुम क्यों स्टॉर्म टीम को टारगेट कर रहे हो, क्या उन्होंने किसी ऐसे को अटैक किया है जिसे तुम जानते हो। तो लिन बताने लगता है वो एक मेरा कजन है जो कि एक मर्चेंट ग्रुप के साथ वहां जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उनके ऊपर स्टॉर्म ग्रुप ने अटैक कर दिया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। और न सिर्फ उन्होंने मेरे कजन को बड़े ही बेरहमी से मारा बल्कि वहां पर अपनी टीम के निशान भी छोड़ गए, जिसे देखकर क्लियरली पता चलता है कि वो जानबूझकर हमें प्रोवोक कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे बियर नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने इस बात को यहीं पर रहने दिया तो आगे जाकर हमारा बिजनेस फेल हो सकता है। और फिर लिन क्वीन गेट को नॉक करने लगता है और इधर भाई अपने मन में सोच रहा होता है सच में कितने ज्यादा एरोगेंट है ये लोग। अगर मुझे ब्रदर फैन यून से दूर हो जाने का डर नहीं होता तो मैं खुद ही अपनी फैमिली का स्टेटस दिखाकर इन पर रोब झाड़ सकता था। इसी के साथ हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैमिली के लोग बैठे हुए होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लिन फैमिली का हेड खड़ा होकर कहने लगता है ओह लिन क्वीन तुम्हारे पीछे ये 2 लोग कौन है। इसे सुनकर लिन क्वीन कहने लगता है ये स्टार साइन अकेडमी के वो लोग हैं जिन्होंने उस मिशन को एक्सेप्ट किया है, इनका नाम फैन यून और बाई चैन तियान है।
और फिर वो फैंग से कहने लगता है ये जो सामने बैठे हुए पर्सन है वो मेरे अंकल है, बाकी के लोग हमारी फैमिली के गेस्ट है। तभी लिन का अंकल अपनी वॉच से फैंग के लेवल्स को चेक करने लगता है और वो कहने लगता है इनमें से एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट है और दूसरा नोविस मार्शल आर्टिस्ट है। ये सुनकर एक टकलू अंकल खड़े होते हुए कहना लगता है नॉनसेंस, बस इसलिए कि तुम स्टार साइन अकेडमी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस हाई लेवल रैंक के मिशन को क्लियर कर सकते हो। ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हमने जो मिशन एकेडमी में पोस्ट किया था वो ब्लैक रैंक मिशन है और हमने सोचा था कि इसे पिक करने वाले स्टूडेंट ज्यादा ही पावर लेवल के होंगे या फिर इसे कोई टीचर पिक करेगा। लेकिन लिन क्वीन, तुमने एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट और एक नोविस मार्शल आर्टिस्ट को ये मिशन देकर हमारी फैमिली का बहुत ही बड़ा नुकसान करा दिया है। तो वो टकलू अंकल कहने लगते हैं हे, तुम्हें क्या लगता है कि ताकत लोगों की गिनतियों के अनुसार आती है? तुम्हें नहीं पता कि तुम तीनों बिना ब्रेन के आदमी हो, तुम्हें कोई भी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट एक झटके में खत्म कर सकता है। तो भाई उनकी ऐसी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम किसको इडियट बुला रहे हो? ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम बच्चे हैं। तो लिन क्वीन कहने लगता है अंकल क्यू हैंग, प्लीज फैन यून ब्रदर को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि इसने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था और सभी को शॉक कर दिया था और साथ ही इसने लॉ इन्फोर्समेंट टीम की भी ब्लड थ्रोन यूनियन को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। इसीलिए इसकी पावर का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इसने ब्लड थ्रोन यूनियन के असैसिन के साथ भी फाइट की है और जीता है। ये सुनकर लिन फैमिली का लीडर भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो कहने लगता है क्या ब्लड थ्रोन यूनियन? और ये सुनकर टकलू अंकल कहने लगता है तुम सच में बहुत ही कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो। इधर हम फैंग को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहने लगता है मैं तो बस थोड़ा लकी था, इसीलिए मैं उनके साथ आराम से जीत पाया। तो ये सुनकर टकलू अंकल अपनी सीट से खड़े होते हुए कहने लगता है चलो ठीक है, फिर मुझे देखना होगा कि तुम कितने पावरफुल हो। चलो अभी अरेना में चलते हैं और तुम्हारी पावर को वहीं पर चेक कर लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टकलू अंकल और फैंग दोनों अरेना के अंदर खड़े हुए होते हैं। तो टकलू अंकल फैंग से कहने लगते हैं तुम पहले अटैक कर सकते हो। तो फैंग उसकी ऐसी बात सुनकर कहने लगता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ। तो ये सुनते ही टकलू अंकल गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ठीक है, फिर अब टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। और वो लगातार फैंग के ऊपर अपनी स्वाड से अटैक करने लगता है, लेकिन फैंग भी उसके अटैक को आराम से डोज कर रहा होता है और उछलकर उससे दूरी बना लेता है और खड़ा हो जाता है। तो उसे देखते हुए टकलू अंकल कहने लगता है तो बस तुम इतने ही स्ट्रोंग हो कि तुम मेरे अटैक से बचने के लिए इतने ज्यादा पीछे चले गए। तो ये सुनते ही फैंग कहने लगता है नहीं नहीं, मैंने तो इसे पहले ही खत्म कर दिया है, तुम चेक कर सकते हो। तो और ये सुनते ही टकलू अंकल की शर्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्वाड स्लैश का चीरा लग जाता है और वो देखता है कि उसके पेट के अंदर एक कट लग चुका होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है क्या ये कब हुआ? और उस वार को देखकर वो बाकी के ली फैमिली के लोग भी थोड़े शौक हो गए होते हैं। तो वो कहने लगते हैं ये छोटा सा बच्चा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है? इसने क्यू हैंग को हरा दिया जो कि एक हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट है। और हम देख सकते हैं कि टकलू अंकल अपने घुटनों पर आ गया होता है और वो कहने लगता है सच में ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और मैं हार गया, अगर तुम मेरे ऊपर इजी नहीं रहते तो मैं अब तक मर चुका होता। तो ये देखकर भाई भी खुशी से उछलते हुए कहने लगता है ब्रदर यून, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे और ताकतवर हो। पर इधर हम लिन क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है लकीली इस बच्चे ने इस एग्जाम को पास कर लिया, नहीं तो मैं अपने सीनियर्स को क्या एक्सप्लेन करता। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन क्वीन कुछ प्लान बना रहा होता है, लेकिन इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया जाता। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डाइनिंग टेबल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लिन फैमिली का लीडर कहने लगता है ब्रदर फैन, मैं तुम्हें पहले के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, इसलिए तुम ये कॉमन डिशेज मेरी एपोलॉजी समझकर खा सकते हो। और एक बार जब मिशन खत्म हो जाएगा तो लिन फैमिली तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे रिवार्ड देने वाली है। तो ये सुनकर फैंग शॉक होते हुए कहने लगता है क्या ये लग्जरियस डिशेज इनको कॉमन डिश लग रही है? मैं तो बस अब इतना ही होप करता हूँ कि जिस अवार्ड के बारे में ये बता रहे हैं वो मनी हो, ताकि मैं अपने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए इनर सिटी के अंदर एक घर खरीद पाऊँ और उन लोगों को भी मैं हमेशा ही ऐसी ही कॉमन डिशेज खिला पाऊँ। तभी भाई फैंग से कहने लगता है ब्रदर यून, तुम इतने ज्यादा चुप क्यों हो और तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये जितना भी खाना बना हुआ है उसके अंदर रैंक 4 के फ्रैक्वेस्ट बीस्ट के इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, इसीलिए इनके अंदर सप्लीमेंट्स बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। पर इधर हम देखते हैं कि फैंग अपने मिरर स्पेस के अंदर उसी टीचर के
के साथ फाइट कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे खाते वक्त भी ग्राइंडिंग करते रहना चाहिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं पावरफुल होता रहूं। पर तभी वो टकलू अंकल कहने लगता है पैट्रिक, तुमने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पूछा था। स्ट्रॉम टीम हमेशा ऐसे ही मर्चेंट ग्रुप्स को अटैक करती है जो कि स्मॉलर फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर इस बार क्यों उन्होंने लिन फैमिली को टारगेट किया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या इसके पीछे उनका कोई छुपा हुआ प्लान है? तो टकलू के पास बैठा हुआ दूसरा आदमी कहने लगता है क्यूएंग, मैंने सुना है कि टीम स्ट्रोम के पास एक्चुअली जी यांग का बेस हंटर है। तो पैट्रिक कहने लगता है ये एक ट्रैप हो सकता है और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता हूँ, इसीलिए जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें इस बारे में भी पता चल जाएगा कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है और वो लिन फैमिली के ऊपर क्यों बार बार अटैक करना चाहते हैं। वैसे भी अगर कोई लिन फैमिली के ऊपर अटैक करेगा तो डेफिनेटली वो स्ट्राइक बैक तो करेंगे ही, क्योंकि इसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपना खाना खाते हुए सोच रहा होता है ये दोनों जिंग याओ और जिंग यांग इन दोनों की टेरिटरी थर्ड रेटेड है। और फिर हमें बताया जाता है जी यांग का बेस जो कि जिंग याओ के बेस के सबसे ज्यादा करीबी बेस है। ये ऐसे दो बेस है जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ मास्टर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट भी है, इसलिए इन दोनों बेस के दरवाजों के बीच से निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइस चुकाना पड़ता है। और एक बार इन दोनों बेसेज का साथ मिल गया तो इसका मतलब ये है कि तुम उनके साथ काम कर सकते हो और उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी गैदर कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हें बहुत सारे फ्रैक्वेस्ट बीस्ट को मारने का मौका भी मिलता है। और फिर फैंग लिन क्विन को देखते हुए कहने लगता है लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ और ही बड़ी स्कीम चल रही है। और ये सोचते हुए फैंग अपने मिरर स्पेस में उस टीचर के साथ फाइट भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे रैंक 3 मार्शल टेक्निक ब्लू बटरफ्लाई स्टेप्स मिल जाती है। तो फैंग कहने लगता है ऐसी स्कीम अब मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाली, इसीलिए जब भी ये अपना रंग दिखाएगा तो मैं इसको भी देख लूंगा। अभी तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मुझे रिस्क से फायदा मिले ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो पाऊँ और खुद को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग और वो सारे लोग ट्रेड पाथ की ओर बढ़ रहे होते हैं जहां पर लिन फैमिली के ऊपर अटैक हुआ होता है। तो उस रास्ते पर चलते हुए फैंग अपने मन में सोच रहा होता है कल मैंने बहुत ही ज्यादा ग्राइंड किया था जिसकी वजह से मुझे एक और इंटरमीडिएट रैंक स्वार टैलेंट मिल गया है। अब मुझे सिर्फ एक और इंटरमीडिएट रैंक स्वार टैलेंट चाहिए जिसकी वजह से मेरी स्वार टैलेंट हाई रैंक लेवल पर पहुंच जाएगी। और अभी मेरे पास डार्क टैलेंट भी है जिसकी मदद से मैं आराम से गायब होकर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूं और कोई भी मुझे डिस्कवर नहीं कर पाएगा। पर इधर हम बाई को देखते हैं जो डरा हुआ सोच रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ पर रैंक 6 के फ्रैक्वेस्ट बीस्ट भी है और उनके साथ लड़ाई सिर्फ एक हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट कर सकता है और मैं तो सिर्फ एक नोविस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। सच में ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज होती है जिसे सुनकर वो सारे एक जगह पर रुक जाते हैं और हम बाई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और फिर वो फैंग को पकड़कर कहने लगता है ब्रोदर फैंग प्लीज मुझे बचा लो। तो फैंग उससे हाथ छुड़वाते हुए कहने लगता है ये आवाज कम से कम कई किलोमीटर दूर से आई है और अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं उनके साथ कैसे फाइट करूंगा। तभी पैट्रिक कहने लगता है हमें और आगे बढ़ना चाहिए और उस जगह को देखना चाहिए जहां पर स्ट्रॉम टीम करंटली रुकी हुई है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए क्योंकि आगे बहुत सारे ट्रैप सेट किए गए होंगे। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है ओके थैंक यू फॉर रिमाइंडर। तभी उन लोगों में से एक हरी शर्ट वाला आदमी कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट वे ये रहेगा कि हमें उन्हें इधर ल्योर करना चाहिए ताकि हम उनके साथ यहीं पर फाइट कर पाए। तो उसकी ऐसी बात सुनकर पैट्रिक कहने लगता है नहीं ये आइडिया काम नहीं करेगा क्योंकि वो इतने ज्यादा सतर्क हैं कि वो यहाँ पर कभी भी हमसे फाइट करने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए हमें वहीं पर जाकर उनके अड्डे पर उनके ऊपर अटैक करना होगा। तभी टकलू अंकल अपनी स्वाड को लेकर तेजी से आगे बढ़कर एक स्लैश मारते हैं और कहने लगते हैं मैं आगे का रास्ता बनाता हूँ चलो मेरे पीछे। और हमें पता चलता है कि उनके एक स्लैश की वजह से ही 2 पेड़ कटकर टुकड़ों में बट गए होते हैं। तो वो अंकल कहने लगते हैं बच्चों ग्रांड पा क्यूएंग यहाँ पर आ रहे हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए, इसीलिए जल्दी से आओ और मुझसे लड़ो। और फिर हम देखते हैं कि टकलू अंकल उछलकर एक और बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रैप आ जाता है और वो उसे देखकर थोड़े रुकते हैं और फिर अपनी स्वार से एक अटैक करके उस ट्रैप के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कहने लगते हैं
क्या इस चूहे पकड़ने वाले ट्रैप से तुम ग्रैंडपा को रोकना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पावर बहुत ही ज्यादा है। और हम देखते हैं कि वो लगातार इधर उधर स्लैश अटैक कर रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर पैट्रिक भी कहने लगता है सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे हैं, लेकिन अकेले ही इन सारे ट्रैप्स को संभालना इनके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए हमें सभी को मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए। और ये सुनकर पैट्रिक की बात से सारे के सारे लोग एग्री हो जाते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं हमें इन सारे ट्रैप्स को खत्म करना होगा। लेकिन हम बाई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, पर फैंग अपने सुपर पंच की मदद से एक ट्रैप्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जब एक तीर आकर उस बाई को लगने वाला होता है तो फैंग जल्दी से बाई को एक साइड में खींचकर उसे बचा लेता है। तो फैंग को इस तरह लड़ते हुए देखकर बाई को भी थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो उन ट्रैप्स के साथ अपनी स्वाड लेकर उनको डोज करने लगता है। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जो भी आराम से उन ट्रैप्स से बच रहा होता है और वो कह रहा होता है सभी को हैंक के साथ रहना चाहिए, बाकी के सारे ट्रैप्स मेरे ऊपर छोड़ दो। हम जल्दी ही 4X से आगे निकलने वाले हैं। और फिर हमें टकलू अंकल को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हुए सभी पेड़ों को काट रहे होते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़कर एक पेड़ के ऊपर खड़े होकर कहने लगता है डरपोको बाहर निकलो और अपने ग्रैंडपा के साथ फाइट करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सामने एक बहुत बड़ा कासल बना हुआ होता है जिसे देखकर सारे के सारे शोक हो गए होते हैं। तो इधर फैंग सोच रहा होता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात है, आखिरकार इन लोगों ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों बना रखा है? क्या एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग टीम इतना बड़ा काम भी कर सकती है? मुझे इस बारे में नहीं पता था। पर तभी पैट्रिक कहने लगता है प्लीज तुम सभी अपने गार्ड को डाउन मत करना क्योंकि पहले भी पास्ट में बहुत सारी फोर्सेज ने इस स्टॉर्म टीम पर अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन इस पॉइंट तक कोई भी नहीं पहुंच पाया और जो भी इस पॉइंट तक पहुंच पाए वो स्ट्रॉन्ग होल्ड से कभी वापस नहीं निकल पाए, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर खतरा बहुत ही ज्यादा है। तो ये सुनकर टकलू अंकल कहने लगता है ठीक है फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इनके पास और क्या खतरनाक ट्रिक्स है जिनकी वजह से ये मुझको रोक सकता है। तो टकलू अंकल को आगे बढ़ते हुए देखकर पैट्रिक कहने लगता है एक मिनट रुको, एक बार नीचे देखो। तो टकलू अंकल वहीं पर रुक जाता है और वो देखता है कि उसके सामने की जमीन भड़बड़ाकर टूटने लगती है और अचानक से जमीन से एक सेंटीपीड टाइप का मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है, जिसके निकलने की फोर्स की वजह से टकलू अंकल दूर जाकर गिरने लगते हैं और वो कहने लगते हैं क्या इनके पास एक पैट भी है? और हम देखते हैं कि वो सेंटीपीड मॉन्स्टर टकलू अंकल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर वो अपने मुंह से टकलू अंकल को आराम से पकड़ लेता है, जिसके बाद टकलू अंकल कुछ नहीं कर पाते और पैट्रिक उसे देखकर ऐसे कहने लगता है अभी तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा है कि हम इसको बचा पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए तुरंत ही उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को देखकर पैट्रिक भी हैरान हो गया होता है और वो कहने लगता है क्या ये तो रैंक 3 की मार्शल टेक्निक ब्लू बटरफ्लाई स्टेप है। और हम देखते हैं कि फैंग हीरो स्टाइल में उस सेंटीपीड के सर के बीच से निकलते हुए ऊपर निकल जाता है, जिसकी वजह से सेंटीपीड एक ही झटके में खत्म हो जाता है और वो टकलू अंकल जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन फैंग एक साइड में जमीन पर उतरते हुए कहने लगता है इसका काम तो यहीं पर खत्म हो गया। और ये देखकर पैट्रिक कहने लगता है ये पक्का ही ब्लू बटरफ्लाई स्टेप था, लेकिन ये विंड एट्रीब्यूट के साथ डन किया गया था। लेकिन मैंने तो सुना था कि ब्लू बटरफ्लाई स्टेप सिर्फ वाटर एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता है। और जैसा कि इस स्ट्राइक की वजह से मुझे पता चला कि ये डेफिनेटली एक इंटरमीडिएट स्वाड टैलेंट है, फिर मुझे ये गोल्ड एट्रीब्यूट क्यों दिख रहा था? और वो सारे फैंग को देखते हुए सोचने लगते हैं आखिरकार इस लड़के के पास कितने एट्रीब्यूट है और ये किस तरह का एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट है। पर इधर हम टकलू अंकल को देखते हैं जो कि अपनी स्वाड से अपने बंधनों को काटते हुए कहने लगता है मुझे किसने बचाया? वो बहुत ही ज्यादा जल्दी था इसलिए मैं उसे क्लियरली नहीं देख पाया। तो सारे लोग नीचे बैठकर फैंग की ओर इशारा करते हुए कहने लगते हैं आपको इसने बचाया है। और ये सुनते ही टकलू अंकल अपना सर झुकाते हुए फैंग को थैंक यू कहते हुए कहने लगता है ब्रदर फैन्यून तुमने मेरी जान को बचाया है, इसीलिए आज से मेरी जान तुम्हारी हुई और मैं तुम्हारे ऑर्डर पर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई बुरी चीज नहीं करूंगा। तो उसकी बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचने लगता है वैसे तो एक फॉलोवर का होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस फॉलोवर की एज तो मुझे बहुत ही ज्यादा लग रही है। और उस टकलू अंकल को ऐसे झुके हुए देखकर पैट्रिक कहने लगता है सर क्यों हैंग, आप हमारी लिन फैमिली के गेस्ट है और मैं आपको ऐसे झुके हुए नहीं देख सकता, प्लीज अपना सर ऊपर कर लीजिए। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।